पंजाब कांग्रेस में कलह को लेकर आक्रमण सीधे दिल्ली तक होता है। तनातनी पर हरीश रावत ने राहुल गांधी को दिल्ली में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पंजाब को लेकर राहुल गांधी से मिले हैं पंजाब के प्रभारी हरीश रावत। हरीश रावत कल ही सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं और उम्मीद जताई थी कि सभी पक्ष साथ साथ चलेंगे, लेकिन कांग्रेस में सिद्धू कैप्टन अपने अपने रास्ते चल रहे हैं। अब राहुल गांधी को भी रिपोर्ट सौंप दी है हरीश रावत ने। सिद्धू ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दे रहे हैं तो कैप्टन शक्ति प्रदर्शन करके ताकत अपनी दिखा रहे हैं। इस सबके बीच हरीश रावत देहरादून से लेकर चंडीगढ़ तक और दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। कल उन्होंने सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और आज उन्होंने राहुल गांधी को बस अब से कुछ ही देर पहले अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੜਕਾਊਂ क्योंकि निर्णय लेने तो बिना 10वीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं। मैं अपने पार्टी अध्यक्ष वो हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनसे कोई मीडिया की रिपोर्ट या मीडिया के सवाल के आधार पर तो बात करूंगा नहीं, लेकिन मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट हो। ऐसा नहीं है, पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है जो पार्टी की परंपराएं हैं उसके अनुसार जो है चीजें तय हैं और उसके अनुसार उनको छूट लेने की पूरी छूट है। आइए हम सीधे लिए चलते हैं दिल्ली। हमारी संवाददाता श्रेया चटर्जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रेया, सिद्धू और कैप्टन दोनों अड़े हुए हैं, दोनों झुकने को तैयार नहीं हैं, दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं। ऐसे में हरीश रावत की ये आलाकमान यानी कि सोनिया और राहुल को रिपोर्ट कुछ रंग ला पाएगी श्रेया? देखिए, बस उसी का इंतजार है क्योंकि 1 घंटे से भी ऊपर अभी ये मीटिंग चल रही है। 10:50 पे राहुल गांधी जी से मिलने के लिए गए हुए हैं हरीश रावत और कल वो सोनिया गांधी से भी मिले। उन्होंने बातचीत की कि जो भी एमएलएज उनसे मिलने आए थे पंजाब में, उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपेक्षा रखते हैं कि जो दोनों तरफ है वो कहीं ना कहीं एक साथ मिलके पंजाब में काम करेंगे। उन्होंने और भी ये बात आगे चल के बताई थी कि कहीं ना कहीं उनको उत्तराखंड के इलेक्शन में भी फोकस करना है, कि तो उस मुद्दे पे भी आज कहीं ना कहीं बात होगी। जाने से पहले उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि अगर पार्टी हाईकमांड का फैसला होगा तो वो समय जरूर निकालेंगे। तो इस मीटिंग से कहीं ना कहीं उस मुद्दे पे क्या सुझाव आता है, क्या रेजोल्यूशन आता है, बस उसी पे इंतजार है। 1 घंटे से भी ऊपर अभी ये मीटिंग चल रही है। ठीक है श्रेया, जैसे ही मीटिंग खत्म होती है दोबारा हम आपके पास आते हैं। श्रेया चटर्जी हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। लेकिन उत्तराखंड में भारी बारिश से नेशनल हाईवे नंबर 94 बह गया। टेहरी में नरेंद्र नगर के पास मूसलाधार बारिश के कारण हाईवे का एक बड़ा हिस्सा बह गया, यातायात ठप हो गया। हाईवे ने किसी झरने की शक्ल ले ली। यही वो हाईवे है जो इस समय आप देख रहे हैं। सड़क का हिस्सा पानी के प्रहार से ध्वस्त हुआ है। इस तबाही के बाद लोग फंस गए हैं। पैदल सड़क पार करना बेहद खतरनाक यहां पर है क्योंकि तेज पानी के बहाव और नीचे काफी लंबी अब खाई जैसा एक दृश्य बन गया है, तो ऊपर से भूस्खलन का खतरा भी लगातार जारी है। इसके बाद भी लोग उफनते नाले को पार करने पर मजबूर हैं। ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक हैं, गवाह हैं। उत्तराखंड के कई सारे हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके कारण कई जगहों पर सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। नरेंद्र नगर के पास ऋषिकेश गंगोत्री का ये वो इलाका है जहां नेशनल हाईवे 94 का एक हिस्सा बारिश के कारण बह गया है। लेकिन मौसम विभाग ने अभी उत्तराखंड के कई सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी जबरदस्त बाढ़ का खतरा है। वहां पर कई गांव ऐसे हैं जो बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। पिथौरागढ़ और टिहरी में के साथ साथ विकासनगर में उत्तराखंड के ये 3 इलाके जहां पर भारी तबाही बारिश और बाढ़ ने मचाई है। पिथौरागढ़ में तो बारिश के साथ साथ मलबा भी बहकर आ रहा है। कई घर जमींदोज हो गए हैं और अब जो मलबा है वो सड़कों पर है जिसकी वजह से
यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। नेशनल हाईवेज को तो नुकसान पहुंचा ही पहुंचा है, लेकिन नैनीताल, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, इन सब जगह में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि यहां पर अगले 48 घंटे जबरदस्त बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का अलर्ट। ये विकासनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए घर किस तरह से बह जाता है, डह जाता है। ये सिर्फ एक तस्वीर है, लेकिन इस तरह के कई सारे घर हैं जो बाढ़ के पानी से और तेज बहाव के कारण बह गए हैं, डह गए हैं, नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ ये बाढ़ का जो पानी है विकासनगर में, वो मलबा अपने साथ लेकर जा रहा है। और जब ये जो मलबा है वो जहां जहां जिन घरों पर ये पानी जा रहा है वहां पर मलबा और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, सड़कों को नुकसान पहुंचा रहा है, आवाजाही बंद पड़ी है। लेकिन जो भी घर इस बाढ़ के पानी और इस बहाव की चपेट में आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। ये कल की तस्वीर दिखा रहे हैं ऋषिकेश की। गंभीर तस्वीर थी जहां पर एक पुल डह गया बाढ़ और बारिश की वजह से। हालांकि ये सीधे सीधे लापरवाही पुल बनाने वालों की है। ये पुल जैसे ही थोड़ी सी बारिश हुई उसके बाद डह गया, और ये जो भागते हुए शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ट्रक ड्राइवर था। ये बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकला। डर, खौफ इसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कई सारी बाइक्स वहां पर फंस गई थी, कई सारे ट्रक्स फंसे हुए, 2 ट्रक आपको नजर आ रहे हैं। इसके पीछे कारें हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये काफी गंभीर मामला है। गंभीर मामला इसलिए कि इस तरह से एक हाईवे का एक ब्रिज बनाया गया, पुल बनाया गया, उसका निर्माण इस तरह से किया गया कि वो डह जाता है। गंभीर हादसा हो सकता था। कई सारे इसमें यात्रियों से भरी बस हो सकती थी, कारें हो सकती थी, नुकसान हो सकता। यही वो पुल है जिसके बारे में अभी तक आज तक के द्वारा आपको बताया जा रहा था, पूरी तरह से टूट गया है। और इसमें इसके अलावा एक हिस्सा और इसका टूटा है। गाड़ियां जो बीच में फंसी हुई थी वो अभी तक वहीं हैं। हमने यहाँ पर जो डीएम देहरादून है उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उनमें जो लोग हैं उनको चोटें आई हैं और उनको अभी फिलहाल हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा एसडीआरएफ अपने पूरे सर्च अभियान पे लगी हुई है कि अगर कोई और गाड़ियां भी होती हैं तो उनको कैसे ढूंढा जाए। कोई कैजुअलिटीज अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। यही वो हिस्सा है पुल का। ये बताया जा रहा है कि लगभग 50 साल पुराना ये पुल है और नीचे के जो पिलर्स हैं वो थोड़ा सा वीक थे इसके। लेकिन अगर गौर करें तो जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी हुआ है उसको देखते हुए बेहद कठिन समय है आने वाले वक्त में भी। इससे पहले 3-4 दिन से लगातार बारिश जा रही है पहाड़ों पर, और इसके अलावा मैदानी क्षेत्र में भी लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से ये हालात उत्पन्न हुए और पूरा का पूरा जो पानी है वो नीचे की तरफ फ्लोट करना शुरू किया, जिसके बाद बहाव तेज होने के बाद इस पुल के पिलर्स पूरी तरह से धंस गए और पुल जमीन पर आ गया, ध्वस्त हो गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौर, रानी पोखरी पुल, आज तक। बीएमसी अनुसार मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। अगले महीने भी तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। लेकिन राहत की बात सिर्फ यह है कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह खतरनाक नहीं होगी। लेकिन सितंबर में आने वाले त्योहारों ने बीएमसी की चिंता को अब और बढ़ा दिया है। मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर में एक्टिव केस की संख्या 91,000 तक पहुंच गई थी। इसे सबक लेते हुए महाराष्ट्र सरकार मई जून से ही लगातार कह रही है कि वो तीसरी लहर के लिए तैयारी में जुटी है। जानकारों की माने तो त्योहारों और रिवर्स माइग्रेशन के चलते मुंबई में अगले महीने ही तीसरी लहर आने की आशंका है। सितंबर में 10 दिन चलने वाला त्योहार गणेशोत्सव आ रहा है। 2020 में भी सितंबर में गणेशोत्सव के बाद कोरोना के मामले काफी बढ़ गए थे। इसके अलावा दूसरी लहर के बाद जो प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट गए थे वो आने वाले हफ्तों में तेजी से वापस लौटेंगे। पर सरकार को उम्मीद है कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह भयानक नहीं होगी और कोरोना के मामले पहली और दूसरी लहर के बीच आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम राज्य का जो टास्क फोर्स है जो गाइड करता है एपिडेमिक में, वह टास्क फोर्स और हमारे स्वास्थ्य विभाग के हमारे सचिव, ये सभी लोग उनके सामने जो चित्र है वो रखेंगे और उसके बाद यह जरूर एक अंदाज व्यक्त किया गया है कि निश्चित तौर पर जो फेस्टिवल सीजन है उसके बाद जरूर संक्रमण की चांसेस बहुत ज्यादा है और तब वो थर्ड वेव का अंदाज जो व्यक्त किया गया है।
तीसरी लहर में कम केस आने की जो संभावना जताई जा रही है, उसके पीछे बड़ा कारक है वैक्सीनेशन, जो पहली लहर में तो था ही नहीं और दूसरी लहर के दौरान भी बहुत सीमित था। इस समय मुंबई में 73% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 25% लोगों को दोनों डोज। बीएमसी प्लान कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज देने के लिए हफ्ते के कुछ दिन दूसरी डोज के लिए रिजर्व रखे। उधर मुंबई के कांदीवली की एक सोसाइटी में कोरोना के 17 संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि 17 मामलों में से 10 मरीज ठीक हो चुके हैं, 2 अस्पताल में भर्ती हैं। उस सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कांदीवली के निवासियों के लिए एक और चिंता की बात यह है कि बीएमसी को इलाके में 5 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले भी मिले हैं, जिनमें से 4 कांदीवली ईस्ट के और 1 वेस्ट का है। जिन भी बिल्डिंगों से डेल्टा प्लस मामले मिले हैं, उन्हें भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा मुंबई के एक बोर्डिंग स्कूल के 22 छात्र पॉजिटिव मिले हैं। बीएमसी ने स्कूल को सील कर दिया है। मुंबई आगरीपाड़ा में अनाथ आश्रम के 22 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। सरकार की तरफ से इस तरह के जो ऑर्फनेज हैं, वहाँ पे समय समय पर RT-PCR टेस्ट कराया जाता है। बच्चे पॉजिटिव निकले हैं, निश्चित रूप से उनका इलाज कराया जाएगा। और इस तरह से केसेस का आना लोगों को समझना पड़ेगा कि जो सरकार नियम बना रही है, जिस तरह से सरकार लोगों को चाहती है कि सहयोग करे, अगर लोगों ने सहयोग किया तो हमें लगता है इससे कोविड से लोगों को जल्द राहत मिल पाएगी। महाराष्ट्र में लगातार 2 दिन कोरोना के मामले अब 5000 से ऊपर आए हैं, जो लगभग एक हफ्ते बाद हुआ है। बुधवार को 5031 केस आए, जबकि गुरुवार को 5108 केस आए। यही हाल मुंबई का है। बुधवार के बाद गुरुवार को भी बढ़कर केस आए। मुंबई में 397 केस दर्ज हुए, जो अगस्त महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि 10 दिन पहले 195 केस आए थे। महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस 50,000 से ऊपर हैं। पुणे रीजन के बाद MMR में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। पहली और दूसरी लहर में महाराष्ट्र ने बहुत कुछ झेला है। स्वास्थ्य अधिकारी आगाह कर रहे हैं कि दूसरी लहर से बाहर आ जाने के बाद लोग कोविड प्रोटोकॉल को फिर गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जबकि तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई से कमलेश सुतार और शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। स्कूल्स के खुलने के बाद बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इस महीने के अंत में स्कूलों के सभी टीचर्स और बाकी स्टाफ का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन करवाया जाएगा और इसके लिए सरकार वैक्सीन की 2 करोड़ अतिरिक्त डोजेज स्कूल्स को मुहैया कराएगी। इस महीने के आखिर से टीचर्स और स्कूल के बाकी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पर शुरू हो जाएगा। स्कूलों के खुलने और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच सरकार ने ये फैसला किया है। इसके लिए वैक्सीन की 2 करोड़ अतिरिक्त खुराक मुहैया कराई जाएगी। जानकार भी लगातार ये सुझाव दे रहे हैं कि बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए स्कूल के स्टाफ का वैक्सीनेशन किया जाना बेहद जरूरी है। वयस्कों को टीका मिलने लगा है, तो अगर स्कूल खोले जाते हैं और उनके चारों तरफ एक सुरक्षा का आवरण बनाया जाता है, उस आवरण में माँ बाप और परिवार के अन्य लोग उनको टीका लग चुका हुआ हो, इसी तरीके से स्कूल के टीचर्स, बाकी कर्मचारी, ड्राइवर वगैरह को भी अगर टीका लग चुका होता है, तो ऐसी स्थिति में स्कूल खोलने में कोई भी समस्या नहीं है। दूसरी लहर के कम होने से कई राज्यों में स्कूल खोले जा चुके हैं, लेकिन तीसरी लहर के आने की आशंका के बीच ये फैसला गलत होने का भी डर बना हुआ है। जानकारों ने लगातार इस बारे में आगाह किया है कि जब तक स्कूल के हर स्टाफ का वैक्सीनेशन ना हो जाए, तब तक बच्चों को स्कूल ना बुलाया जाए। तीसरी लहर को लेकर कई रिपोर्ट्स में बच्चों में संक्रमण फैलने का अंदेशा भी जताया गया है। ऐसे में सावधानी जरूरी है और बच्चों की वैक्सीन आने पर उनका भी टीकाकरण तेजी से करना भी जरूरी है। वैक्सीन हम लगातार लोगों को बड़ी संख्या में लगा रहे हैं और अब हमारा प्रयास ये है कि जो स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं, उनके जो शिक्षक हैं या शिक्षणेतर कर्मचारी हैं या उनके परिवहन से संबंधित स्टाफ है, उन सब का भी वैक्सीनेशन प्राथमिकता पर हो जाए
और इसके लिए बहुत पहले से तैयारी की जा रही थी प्रदेश में। शिक्षकों का वैक्सीनेशन बहुत पहले से किया जा रहा था, फिर भी जो छूट गए हों वो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। एक डर आने वाले फेस्टिव सीजन को लेकर भी है। केरल में त्योहारों के बाद कोरोना के मामलों में तेजी आई है। ऐसे में अब दूसरे राज्यों में भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।